हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 20 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 20 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए, 19 तारीख को हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो हमने पढ़ा था कि अभी हाल ही में यूके का जो मौसम विभाग है यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान जाने पर यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इसका उद्घाटन किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जीती है अमेरिका ने। और साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ की समूह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। यहाँ मैंने क्या कहा, जीती है कह दिया क्या, माफ कीजिएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान अमेरिका है। एनएससी के नए एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान बने हैं। सिंगापुर ओपन वुमेन सिंगल का टाइटल पीवी सिंधु ने। और वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ हैं। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। और बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त भारत में बन गए हैं मुस्तफिजुर रहमान। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट सवाल बना है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया है, यानी कि अब ये पनडुब्बी है जो ये काम में नहीं रहेगी, इसे पूरी तरह से रिटायर कर दिया गया है। इसका नाम है आईएनएस सिंधु ध्वज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 साल तक इसने देश की शानदार सर्विस की है। कई ऐसी चीजें हैं जिसमें कि पहली बार इसने भारत को प्रेजेंट किया है। जैसे कि भारत का जो स्वदेशी तारपीडो फायर कंट्रोल सिस्टम था, इसका परिचालन इस पर ही किया गया था। सिंधु ध्वज, एक सिंधु वीर आप लोगों ने पढ़ा होगा वो अलग है, लेकिन अभी आईएनएस सिंधु ध्वज को रिटायर किया है। क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन चुके हैं पनडुब्बी से रिलेटेड, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और फिर उसके बाद यदि मैं बात करूं इंडियन नेवी की, अच्छा पनडुब्बी तो आप समझते होंगे ना, सबमरीन जो पानी के अंदर रहती है। ये लोकेशन लोकेशन ही इस इमेज को देख करके आप समझ सकते हैं। तो अब यदि मैं बात करूं इंडियन नेवी की, अच्छा इंडियन नेवी डे मनाया कब जाता है, तो इंडियन नेवी जो डे है आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है, तो ये हो जाएंगे आर हरि कुमार। इतना तो बेसिक आप लोगों को मालूम होगा। इंडियन नेवी से ही रिलेटेड कुछ ऑपरेशन है जो कि आगे मैं कनेक्ट करके आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल यहाँ से हम कुछ ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आईएनएस सिंधु ध्वज हमने डिस्कस कर लिया। आईएनएस अक्षय, और ये दो इंग्लिश में लिख गया दोनों जगह, इसे मैं मॉडिफाई कर दूंगी। आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय, ये भी अभी चर्चे में था। क्यों चर्चे में था? क्योंकि अभी हाल ही में 32 साल की सर्विस के बाद इसे भी सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। तो 3 पनडुब्बियां आप लोगों ने रिलेट कर ली। आईएनएस सिंधु ध्वज, इसे 35 साल बाद रिटायर किया गया। निशंक और अक्षय, इसे 32 साल बाद सेवा मुक्त है, जो कि हाल ही में किया गया है। ये ज्यादा पुराना नहीं है, जून का ही करंट अफेयर है। ठीक है। और आईएनएस वगशीर की यदि मैं बात करूं, तो इंडियन नेवी जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल कर रही है, जिसमें कि कलवरी, करंज, कंडेरी, 3 ये हो गई। वगशीर, वेला, माफ कीजिएगा, वागीर, वेला और वगशीर, ये 3 हो गई, यानी कि टोटल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जो कि इंडियन नेवी में शामिल हो चुकी है। एक और मिलता जुलता नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, आईएनएस ध्रुव का। ये क्यों चर्चे में आया था? देखिए, ये सितंबर 2021 में ही लॉन्च हुआ है। ये भारत का पहला लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप पूछा जाए कौन है, तो ये हो जाएगा आईएनएस ध्रुव ही। ठीक है, इतना डिस्कशन काफी यहाँ से। अब मैं जो ऑपरेशन के बारे में बता रही थी, देखिए लॉकडाउन 2 के दौरान जब भारत में ऑक्सीजन कंटेनर की शिपमेंट मतलब प्रोवाइड कराई जानी थी, अन्य कंट्रीज से ऑक्सीजन कंटेनर लाने थे, तब इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया था। ठीक है। और समुद्र सेतु भी हालांकि इंडियन नेवी के ही द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, लेकिन उस समय क्या था, ये लॉकडाउन 1 में लाया गया था। ऐसे भारतीय जो कि विदेशों में फंसे हुए हैं, उन्हें भारत वापस लाने के लिए समुद्र सेतु, और ऑक्सीजन के लिए समुद्र सेतु 2, तो ये आप रिलेट कर सकते हो। एनएससी के नए एमडी सीईओ कौन बने? अब आप लोग कहेंगे ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कल भी ऐड किया था। आज इसलिए ऐड किया है क्योंकि कल आप लोगों को कमेंट आया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मैं कंपेयर करके बता दूं। तो देखो, आशीष कुमार चौहान अभी हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बन गए। इन्होंने विक्रम लिमिये का स्थान लिया है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और टेक्नोलॉजी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। देखिए भारत का सबसे बड़ा है लेकिन सबसे पुराना वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। कंपेयर करके चलो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। एक तरफ मैंने लिख दिया है यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक तरफ यहाँ लिख दिया है मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए स्टॉक एक्सचेंज, इस वर्ड को आप थोड़ा सा हाईलाइट करें समझने के लिए। स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां कंपनी के शेयर्स है जो ये खरीदे और बेचे जाते हैं, यानी कि शेयर बाजार। मतलब कि कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब ये है कि अब आप उस कंपनी का हिस्सा हो और आपको शेयर मिल चुका है, तो उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के हकदार भी आप होंगे। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे कंपनी स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट में अपने शेयर बेचने के लिए रखती हैं, जिसमें कि दो प्रमुख रूप से हैं। भारत के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें शुरुआत से ही तगड़ा कंपटीशन है। थोड़ा सा इसके लोकेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लोकेशन कहाँ है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में हो जाएगा, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो बॉम्बे नाम से स्पष्ट है, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं इसके फॉर्मेशन की कि इसका स्थापना कब हुआ था, 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, और 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मतलब इसका फॉर्मेशन ईयर है। मिस्टर रॉय चंद्र प्रेमचंद ने इसकी स्थापना की थी, जो कि 19वीं सेंचुरी के कामयाब बिजनेसमैन थे। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये एशिया का सबसे पुराना, आप कह सकते हैं एशिया का सबसे पुराना, लार्जेस्ट तो अब नहीं कहूंगी इसे, एक्सप्लेन कर देती हूँ इसे। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज ये हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की यदि मैं बात करूँ ना, तो ये भारत का पहला मॉडल स्टॉक एक्सचेंज था। भारत का ऐसा पहला मॉडल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। अब यदि मैं बात करूं लिस्टेड कंपनीज की कि कितनी कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और कितनी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है, तो देखो वैसे तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बड़ा है, लेकिन इसमें जो लिस्टेड कंपनियां हैं ये बहुत ज्यादा नहीं है, 2000 के आसपास है। जबकि कंपेयर करें हम एनएसई से, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज छोटा है, लेकिन इसमें लिस्टेड कंपनीज है ना जो, ये 5000 से अधिक है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नियम इतने कड़े हैं कि इसमें कोई नई कंपनी और छोटी कंपनी है जो एंटर नहीं कर पाती, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्हें इजीली एंट्री मिल जाती है। अब टाइप यदि आप डिस्कस करें, तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, और जबकि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगी। तो इतना बेसिक डिफरेंस काफी था। परमेश्वरन अय्यर ये नीति आयोग के सीईओ भी हाल ही में बन गए। इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। इन्फोसिस जो कि एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी, हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर कर्नाटक में है। इसका जो दोबारा से एमडी सीईओ हैं ये बनाए गए थे सलिल एस पारेख। फिर यदि मैं बात करूं एस एस मुंद्रा की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ये अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एनडीए की तरफ से प्रेसिडेंट का दावेदार द्रौपदी मुर्मू, और देखिए वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से अब जो दावेदार है ये कौन है? जगदीप धनखड़, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अब ये तो दावेदार हो गए वाइस प्रेसिडेंट के, तो इनका पद खाली हो गया, मतलब इन्हें इस्तीफा देना पड़ा है ना। तो इनके इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल का जो अतिरिक्त प्रभार है ये अब मिल गया है ला गणेशन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि मणिपुर के राज्यपाल है, ये एडिशनल चार्ज संभालेंगे पश्चिम बंगाल का। तो यदि मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो इसकी राजधानी हो जाएगी कोलकाता। ये मणिपुर लिखा हुआ है, मणिपुर का मैप है ये, इसे मैं मॉडिफाई करूंगी, यहाँ मैं बेसिक चीज लिख देती हूँ पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। कोलकाता इसकी राजधानी हो जाएगी। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, पश्चिम बंगाल का एक नेशनल पार्क चर्चे में था, यदि आप रिलेट करोगे तो सिंगलीला नेशनल पार्क ये चर्चे में था, क्योंकि यहाँ 20 लाल पांडा ये स्थापित किए जा रहे हैं, क्योंकि ये विलुप्त होने के कगार में है ना। इसके अलावा बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा ये यही हो जाएगा। भारत में पहली बार किसी प्रोडक्ट को यदि जीआई टैग मिला था ना, तो ये 2004 में मिला था।
ये दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था। यहाँ सबसे प्रसिद्ध है यहाँ की दुर्गा पूजा, जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिस्ट में शामिल किया गया है। रमेश बैस ये झारखंड के राज्यपाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस ये मनाया कब जाता है? वैसे इनका कल मैंने डिस्कशन किया था, फिर मैंने बोला था कि ये वाला क्वेश्चन मैं कल ऐड कर लूंगी। तो नेल्सन मंडेला डे जो कि मनाया जाता है हर साल 18 जुलाई को, ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जो थे नेल्सन मंडेला, इन्हीं की याद में मनाया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इन्होंने नवंबर 2009 में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस बार का जो थीम है ये है, डू वॉट यू कैन विथ वॉट यू हैव वेयर यू आर, मतलब कि जो आपके पास है और जहां आप हैं उसके साथ वह करें जो आप कर सकते हैं। काफी अच्छा थॉट है। तो नेल्सन मंडेला दिवस की इस बार की ये थीम थी। इन्हें अक्टूबर 1993 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था और 2013 में इनका निधन हुआ। इन्होंने क्या ऐसा कार्य किया था? इन्होंने ना नस्लीय भेदभाव के खिलाफ और मानवाधिकार के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी थी। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु और आदर्श भी मानते थे। एडिशनल तौर पर आप ये याद रख लीजिए कि जो नेल्सन मंडेला थे ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1994 से 1999 तक पहले अश्वेत राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के रहे थे नेल्सन मंडेला। 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल जस्टिस डे। 12 जुलाई को मलाला दिवस, मलाला जो कि नोबेल प्राइज पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, मतलब इन्हें ही सबसे कम उम्र में मिला है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया गया है। अगला प्रश्न, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए पुलिस ऐप और ई-एफआईआर सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा ई-एफआईआर और पुलिस ऐप सर्विस की जो शुरुआत है ये की गई है। तो उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से अब जो आम लोग हैं ये भी वेब पोर्टल या मोबाइल फोन के जरिए अपना कोई चोरी हुआ वाहन है या कोई भी गुमशुदा डॉक्यूमेंट्स है, इनकी ऑनलाइन रिपोर्ट है जो इस पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। अच्छी पहल है उत्तराखंड गवर्नमेंट की। तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी ये हो जाएगी गैरसैंण, पुष्कर धामी यहाँ के हो जाएंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये हो जाएंगे गुरमीत सिंह। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से की गई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये यही स्थित है जहां 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा नंदा देवी आप रिलेट कर सकते हो, और कुछ लेक्स में रानी ताल, नैनीताल, खुरपाताल, राक्षस ताल, ये सभी यही पढ़ा आप लोगों ने। चार धाम जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये भी यही। और केदारनाथ में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का भी उद्घाटन किया था। उत्तराखंड से रिलेटेड एक एडिशनल फैक्ट आप याद रख सकते हो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, इसे प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड ही बना है। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मध्य प्रदेश का एक योजना थी एफआईआर आपके द्वार योजना, जो कि आप कुछ इसी से रिलेट कर सकते हो। झारखंड के द्वारा ना, मतलब ये रिलेट कर लो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ बाबा वैद्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार का उद्घाटन किया। कर्नाटक आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर है। अगला प्रश्न, प्रवासियों के लिए सर्वश्रेष्ठ देश कौन बना है? प्रवासी जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते, कोई स्थायी ठिकाना इनका नहीं होता है। तो अभी हाल ही में जो स्कॉटलैंड, सॉरी मैक्सिको है, ये प्रवासियों के लिए सर्वश्रेष्ठ देश बना है। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार ये शॉर्ट लिस्ट किया गया है कि भारत इसमें 36वें स्थान पर है। मतलब 52 देशों की रैंकिंग रिलीज की गई कि प्रवासियों के लिए सबसे रहने योग्य देश कौन सा है। मैक्सिको टॉप पर है, भारत की रैंकिंग इसमें 36 बताई गई है। कुवैत है जो सबसे अंतिम देश इसमें रहा है। तो टॉप 3 मैक्सिको, इंडोनेशिया और ताइवान। मैक्सिको की लोकेशन यदि आप देखोगे ना तो ये नॉर्थ अमेरिका है, इतना तो बेसिक आपको पता है। ऊपर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका है। तो ये मैक्सिको की लोकेशन आप देख पा रहे हो। मैक्सिको के जस्ट ऊपर में क्या है? यूएसए, और यूएसए के ऊपर में स्थित है कनाडा। तो यहाँ से 2 रिवर मैंने आप लोगों को याद कराई थी। ये तो चलो मैक्सिको हो गया, ये हो गया यूएसए, और यहाँ से हो गया ऊपर में कनाडा।
तो यूएसए और मैक्सिको दोनों को विभाजित करने वाली जो रिवर है इसका नाम हो जाएगा रियो ग्रैंडे रिवर। जबकि ऊपर यदि आप देखोगे कनाडा और यूएसए इसे विभाजित करने वाली जो रिवर हो जाएगी इसका नाम हो जाएगा सेंट लॉरेंस रिवर। तो ये आप कनेक्ट करके यहाँ से याद रख सकते हो। अब कुछ देश की कुछ शहर टॉप पर थे जो कि आप रिलेट कर पाई थी। तो स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है एडिनबर्ग, कल या परसों इसका डिस्कशन आया था। इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया है, देश नहीं शहर। तुर्की का जो इस्तांबुल है, तुर्की का सबसे बड़ा शहर आप कह सकते हैं इस्तांबुल। ये ट्रैफिक इंडेक्स यानी कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक यही है, ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में टॉप पर है। जबकि ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना हाल ही के दिनों में चर्चे में थी क्योंकि ये मोस्ट लिवेबल सिटी बनी है, यानी कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर ये यही बना है। भारत का सबसे रहने योग्य शहर ये दिल्ली बना है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय। एक सेकंड में पानी पी लूं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ चल रही है? अमेरिका में, इतना आप लोगों को मालूम है। इसके फाइनल में क्वालिफाई करने वाले यानी कि लंबी कूद के लिए क्वालिफाई करने वाले जो पहले भारतीय बन गए हैं ये बने हैं मुरली श्रीशंकर, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। बस क्वेश्चन और इसका आंसर इसमें इंपॉर्टेंट है, कितने मीटर छलांग लगाई, क्या किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतना कि लंबी कूद के लिए भारत से अभी तक किसी पुरुष ने क्वालिफाई नहीं किया था फिनाले में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, तो वो कर लिया मुरली श्रीशंकर ने। वैसे ही ना ओलंपिक में एक भवानी देवी का नाम चर्चे में आया था। क्यों चर्चे में आया था? वैसे ये तलवारबाज है, भारत की तरफ से किसी ने भी तलवारबाजी में मतलब ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया था लेकिन ये कर ली थी। पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। देवेंद्र झांझड़िया की यदि मैं बात करूं तो ये पैरा एथलीट है। पद्म भूषण जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। तो देवेंद्र झांझड़िया है जो ये पैरा एथलीट है और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट ये बने थे। अगला प्रश्न, सर्बिया में आयोजित पैरासिन ओपन शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है आर प्रज्ञानंद ने। ये वही आर प्रज्ञानंद है जिन्होंने कुछ समय पहले ही वर्ल्ड चैंपियन जो नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन इन्हें हराया। तो ना अभी जो 44वें शतरंज ओलंपियाड है कहाँ होने हैं? तमिलनाडु के चेन्नई में। यहाँ भारतीय टीम का ये हिस्सा होने वाले हैं। मैग्नस कार्लसन बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर और दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर ये है अभिमन्यु मिश्रा। 41वां विला डी बेनास्क इंटरनेशनल ये भी शतरंज चैंपियनशिप है जो कि अभी हाल ही में अरविंद चिदम्बरम इन्होंने अपने नाम कर ली है। विश्व शतरंज संघ की यदि मैं बात करूं यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, तो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1924 में। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर हो जाएगा। अर्कडी डियोकोरविच इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। मैग्नस कार्लसन मैंने बता ही दिया नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। जी गुकेस ये भारत के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए ऐड किया है कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी किसे चुना है? तो ये हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी। एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन टोटल 8 मेंबर कंट्री है इसकी, जिसका भारत भी एक सदस्य हो जाएगा। इंडिया इसका मेंबर है। और एससीओ में भी ईरान शामिल होने जा रहा है, तो ईरान नौवां बनेगा और बेलारूस ने भी अप्लाई कर दिया है। ठीक है। भोपाल के बारे में यदि मैं बात करूं, इसे सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक यहीं स्थापित किया गया है। वाराणसी की यदि मैं बात करूं तो रोपवे सर्विस की शुरुआत करने वाला पहला भारतीय शहर है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंबई ये अरेबियन सी के किनारे है। इसी अरेबियन सी में पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया। अच्छा, एक फैक्ट मैंने नहीं बताया काफी दिनों से आप लोगों को। बास्केटबॉल कोर्ट वाला तो काफी बार बताया। अभी बीच में ना अप्रैल के समय में कोरोना का एक नया वेरिएंट एक्सी वेरिएंट चर्चे में था, जिसका पहला मामला ना इसी मुंबई में देखने को मिला था। जयपुर इसे यूनेस्को के द्वारा 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बनने जा रहा है जयपुर में।
पहला अहमदाबाद, दूसरा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और तीसरा सबसे बड़ा जयपुर में बनेगा। मैंने कल आप लोगों से पूछा था भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा, तो ये दिल्ली में बनेगा। आज का सवाल है कि शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड है जो कि बना लिया है। आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।